मार्केट मंडली में आपका स्वागत है। देखिए, अगर सीरियस ट्रेडर्स मार्केट की इस भारी वॉलेटिलिटी से सफलतापूर्वक पार पाना चाहते हैं तो मई में निफ्टी ट्रेड करने से पहले ये एजुकेशनल गाइड देखना बिल्कुल मस्ट है। मार्केट में कभी-कभी ऐसा समय आता है जब सिर्फ चार्ट्स देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि पर्दे के पीछे काम कर रही ताकतों को समझना पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स कवर करेंगे। अप्रैल का रोलर कोस्टर, मैक्रो शॉक ट्रिगर्स, एफआईआई और डीआईआई की भूमिका, मई 2026 की तैयारी, डिफेंसिव रणनीतियां और अंत में बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक क्विक समरी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, अप्रैल का रोलर कोस्टर, जहां मार्केट भारी उम्मीद से अचानक अत्यधिक सावधानी की तरफ शिफ्ट हो गया। मई के लैंडस्केप को समझने के लिए हमें इस अप्रैल के ड्रामेटिक बदलाव को देखना ही होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 21 अप्रैल तक 24,576 के ऑल टाइम हाई के साथ एक इनक्रेडिबल मोमेंटम देखने को मिला था। हर तरफ जबरदस्त उत्साह था। लेकिन फिर अचानक एक शार्प करेक्शन ने करीब 2% का सफाया कर दिया और मार्केट लगभग 23,997 के आसपास आ गिरा। इससे पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कितनी बेरहमी से और कितनी जल्दी पलट सकता है। अप्रैल की शुरुआत का वो भारी ऑप्टिमिज्म आया कहां से था? दरअसल वो मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग से ड्राइव हो रहा था। इन्फोसिस जैसे दिग्गजों में लगभग 29% का भारी उछाल आया। इसके साथ ही बायबैक की न्यूज पर बजाज ऑटो ने अपना 52 वीक हाई हिट कर दिया और सन फार्मा ने भी शुरू में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जाता दिख रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, वो मैक्रो शॉक ट्रिगर्स, जिन्होंने मार्केट पर अचानक से भारी दबाव डाल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये अचानक आया शिफ्ट किसी एक रीजन से नहीं था। पश्चिम एशिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आग लगा दी और ये प्रति बैरल $120 के पार निकल गया। सच मानिए, भारत जैसे देश के लिए, जो अपने तेल के लिए काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है, ये एक ऐसा मैक्रो शॉक था जिसने सीधे तौर पर मार्केट का कॉन्फिडेंस हिला कर रख दिया। और इस ग्लोबल ऑयल शॉक का एक और बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? हमारी डोमेस्टिक करेंसी पर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। जब करेंसी इतनी तेजी से डेप्रिशिएट होती है ना, तो सीधा असर हमारे इंपोर्ट्स पर पड़ता है। वो महंगे हो जाते हैं, महंगाई का डर पैदा होता है और अल्टीमेटली ये सब लोकल पोर्टफोलियो की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए अब तीसरे भाग की तरफ पढ़ते हैं, एफआईआई और डीआईआई की भूमिका को समझना। आखिर मार्केट की इन बड़ी मछलियों का गेम क्या है? एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से इस तरह के मार्केट ड्रॉप्स में सर्वाइव करना पूरी तरह से इन बड़ी मछलियों के मूवमेंट्स को समझने पर टिका है। ये एक क्लासिक रस्साकशी है। बढ़ती अमेरिकी ब्याज दरों और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज बहुत ही एग्रेसिव नेट सेलर्स बन गए। जरा सोचिए, सिर्फ 29 अप्रैल को ही 2,468 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। लेकिन थैंकफुली दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एलआईसी और हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स ने एक मजबूत सपोर्ट पिलर का काम किया, डिप्स पर खरीदारी की और उस भारी सेलिंग प्रेशर को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, मई 2026 की तैयारी। एक सीजन्ड एडवाइजर की प्लेबुक इस बारे में क्या कहती है? मई के पहले 2 हफ्तों में जो हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, उससे निपटने के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस अब 24,300 के लेवल पर खड़ा है, लेकिन अगर 23,800 का वो क्रिटिकल इनिशियल सपोर्ट प्रेशर में टूट जाता है तो ट्रेडर्स को 23,500 के एक डीप टेस्ट के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। और हाँ, इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख पर बिल्कुल पैनी नजर रखनी है, क्योंकि उनका एक भी स्टेटमेंट मार्केट की चाल बदल सकता है। जो हमें सीधे ले जाता है हमारे 5वें भाग पर, डिफेंसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रणनीतियां। इस कॉशियस एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम ड्रॉप्स के दौरान पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को एक 3 स्टेप चेकलिस्ट फॉलो करनी ही चाहिए। स्टेप 1, वल्नरेबल यानी संवेदनशील सेक्टर्स से डिफेंसिव्स की ओर शिफ्ट करें। स्टेप 2, सेफ एसेट्स के साथ रिस्क ऑफ हेजिंग इंप्लीमेंट करें। और स्टेप 3, जो शायद सबसे मुश्किल है, जब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक एक बहुत ही अनुशासित वेट एंड वॉच का रुख अपनाएं। यहाँ हेजिंग पोर्टफोलियो का सीधा सा मतलब है अपने कैपिटल को सुरक्षित करना।
ये एक बेहद असरदार रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी है जहां इक्विटी से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ एसेट में ले जाया जाता है। ग्लोबल ऑयल शॉक्स की वजह से जो वॉलेटिलिटी आती है, गोल्ड उसके खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रांग और डायरेक्ट शील्ड का काम करता है। इसके अलावा सेक्टर्स का सही चुनाव इस वक्त एक गेम चेंजर हो सकता है। आईटी और फार्मा स्टॉक्स डिफेंसिव शील्ड्स हैं जो ऑटो और रियलिटी की तुलना में कहीं बेहतर स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटो और रियलिटी सेक्टर्स इस समय महंगे कच्चे माल और संभालित ब्याज दर में बढ़ोतरी की वजह से भारी दबाव में रहने वाले हैं। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन्स अपने आप सिकुड़ जाते हैं। और फाइनली भाग 6, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए एक क्विक और एसेंशियल समरी। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव निकाला जाए तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और स्ट्रक्चरल बुल केस पूरी तरह से इंटैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मई के महीने में सर्वाइव करने के लिए इन ग्लोबल ट्रिगर्स की रिस्पेक्ट करना और एक डिफेंसिव वेट एंड वॉच अप्रोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत का ये मजबूत स्ट्रक्चरल बुल केस अंततः इन शॉर्ट टर्म ग्लोबल झटकों पर हावी हो जाएगा, या फिर कुछ और गहरे करेक्शंस हमारा इंतजार कर रहे हैं? खैर, इस एजुकेशनल गाइड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इनसाइट्स काम के लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।